जय हिंद बच्चों। आज हम आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी पढ़ाएंगे और आज हम आप लोगों को वर्णों के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में बता दिया था भाषा, उत्पत्ति, हिंदी का विकास और उसके बाद वर्णों के भेद के बारे में आप लोगों को आज बताएंगे। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला के वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं, यानी कि जिनके उच्चारण में मुंह से हवा बिना किसी अवरोध के निकलती है उसे स्वर कहते हैं। और व्यंजन ये हमेशा स्वरों की सहायता से बोला जाता है, इसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता है। स्वर में आ, ए, ओ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये अंक जो है ये भी स्वरों के साथ ही लिखा जाता है, लेकिन ये व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाता है। इन्हें अयोगवाह भी कहते हैं। अयोगवाह कहते हैं और इन्हें विसर्ग भी कहते हैं। और इसको अनुस्वार इसको विसर्ग कहते हैं। ये हमेशा उच्चारण करने पर जो आह है ये हमेशा किसमें आता है? ऐसे, चाहे जिसके पीछे इसको लगाएंगे तो हमेशा इसी रूप में आप इसको पाएंगे, आह, कह। ठीक है, यानी कि हलंत लगा हुआ हा का स्वर उच्चरित होता है। उसके बाद आपका आता है व्यंजन। दूसरा है व्यंजन। व्यंजन जो है ये हमेशा स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है। स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है।
व्यंजन को कई वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ या संघर्षी, संघर्षी। उसके बाद चौथा है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। आप लोगों को बताया गया कि वर्णों के भेद में स्वर और व्यंजन, इनके दो प्रकार होते हैं वर्णों के। स्वर जो है उसको 11 बताया गया है। ह्रस्व और दीर्घ, 4 ये है ह्रस्व में और 7 इसमें है। 7 4 11 यानी 11 स्वर बताए गए हैं। उसके बाद व्यंजन आएंगे। देखिए, व्यंजन को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्पर्श, दूसरा अंतस्थ, तीसरा है ओष्ठ या संघर्षी, चौथा है संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में का से मात्रक देखिए आप लोग, का से मात्रक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कहीं कहीं पर लिखा गया है कि 25 नहीं 27 होते हैं, क्योंकि डा और ढा को इसमें जोड़ दिया गया है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आता है, या रा ला वा, ये क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद ओष्ठ या संघर्षी व्यंजन, इसमें आता है बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा, लेकिन इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। बड़ा सा को कहते हैं तालव्य सा, खट्टी सा को कहते हैं मूर्धन्य सा और छोटा सा को कहते हैं दंती सा। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन, स्रा, छा, त्रे, ज्ञ, ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं। उसके बाद आप लोग अनुस्वार और विसर्ग देख लीजिए। अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है और विसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? पहले देखिए, सुरों के भेद में हम इनको 2 तरह से रखते हैं। पहला है अनुनासिक, दूसरा है निरानुनासिक। इसमें देखिए क्या क्या आता है। अनुनासिक में
में भी आता है आ से और। इसको तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन जितने भी निरानुनासिक में आते हैं इन पे क्या हो जाता है, इनमें हमेशा चंद्रबिंदी का प्रयोग किया जाता है। अब इनके कुछ शब्द देख लीजिए, उदाहरण से समझिए। जैसे अनुनासिक, निरानुनासिक। अब इसमें देखिए शब्दों से समझिए इसे। जैसे है सवार, सवार से आप लोग ये समझते हैं कि कोई व्यक्ति किसी पर सवार होकर कहीं जा रहा है, और इसी शब्द को इसमें लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सवार। यानी दोनों शब्दों का अर्थ क्या हो गया, अलग अलग हो गया। इसका मतलब है सवार होके यानी किसी पर बैठ के कहीं कोई व्यक्ति जा रहा है। इस सवार का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी की जिंदगी को संवार रहा है। ठीक है। उसके बाद दूसरा शब्द देखिए, जैसे कहा। अब इसी को यहाँ निरानुनासिक में कहा। अब दोनों शब्दों में अंतर है कि नहीं है? पहला है, पहले शब्द से क्या बनेगा, देखिए उदाहरण से, वह पहले से बनेगा उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इसका अर्थ अलग निकल रहा है। और इसको देखिए, इसको जब आप में ले आएंगे तो कहेंगे वह कहाँ गया था, वह कहाँ गया था। यानी इस शब्द को अगर दूसरे इस शब्द से वाक्य बनाएंगे तो इसका अर्थ अलग निकलेगा, और इस शब्द से अगर कोई वाक्य बनाएंगे तो इसका अर्थ अलग निकलेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अनुनासिक में जो है आपका शब्द जो होता है वो नासिका से ना निकल के आपके मुख से निकलता है, और ये जो होता है ये आपके अंतस यानी अंदर से नाक और मुंह से वायु निकलती है, तब जाके ये शब्द आपके मुंह से बाहर निकलता है। उसके बाद आप देखिए अनुनासिक और निरानुनासिक, ये दोनों हो गया। उसके बाद अनुस्वार देख लीजिए। जिस स्वर का उच्चारण करते समय केवल हवा नाक से निकले तो वहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे वंदर, कंधा, कंठ, यानी जो हमारे मुख से वायु निकल रही है वो नासिका से होते हुए बाहर आ रही है। जैसे इस पर अगर हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं तो ये हमारा शब्द क्या होगा, ये अशुद्ध होगा। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो ना इस शब्द का अर्थ निकलेगा और ना ही इसका कोई मतलब निकलेगा। अगर यहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं तो
हम ये इसका इस शब्द का अर्थ भी निकलता है और इससे हमें समझ भी जाते हैं कि हाँ इस शब्द से किसके बारे में या किसके विषय में बात किया जा रहा है। उसके बाद आपका आता है चिन्ह का, तो आप लोग प्रयोग जानते ही हैं कि स्वर के चिन्ह क्या होते हैं, अ आ इ उ ए ओ औ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बहुत विस्तृत से बताया भी गया है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि आप लोग इसको एक बार दोहरा लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को अगली वीडियो में हम लिपि के बारे में बताएंगे।